वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ दुनिया न्यूज़। पैनामा केस का फैसला आ चुका। तारीखी फैसला बहुत से लोगों के नज़दीक है और बहुत से लोगों के नज़दीक कंट्रोवर्शियल फैसला है। अभी जरदारी साहब की आप बात सुन रहे थे, उन्होंने इस फैसले को यकसर रद्द कर दिया। जजेस की शान में गुस्ताखी तो नहीं की उन्होंने, लेकिन फैसले की धज्जियां उन्होंने उड़ा दी हैं। और ऑब्वियसली हर इंसान का राइट है, जब एक फैसला आ जाए तो उस पर कंटेम्प्ट भी नहीं लगती, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 3-2 से नवाज शरीफ साहब फिलहाल जो है वो सरवाइव कर गए हैं, फिलहाल वो जीत गए हैं एक जज के फैसले की बुनियाद पे। अदरवाइज 2 जजेस जो हैं उनका फैसला हमारे सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर सादिर को अमीन नहीं रहे। उन्होंने एसेट्स को भी कंसीलमेंट का उन पर चार्ज जो है वो उन 2 जजेस के नज़दीक साबित हुआ है। सादिर को अमीन भी नहीं रहे, कौम से भी झूठ बोला है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फैसला मेरे सामने है जो शुरू होता है। गॉडफादर फिल्म है हॉलीवुड की, बड़ी मशहूर, मार्लन ब्रांडो ने रोल प्ले किया था। 3 पार्ट्स बने, इसके तीनों सुपरहिट गए। ये इटली की एक क्रिमिनल फैमिली जो अमेरिका में बेसिकली आके बस गई थी। ये एक पूरी फैमिली माफिया था। इस माफिया को मारने के लिए जो है वो कोई भी आगे नहीं बढ़ता था, क्योंकि पुलिस भी उस माफिया के अंडर थी, हुकूमत भी साथ मिली हुई थी और ब्यूरोक्रेसी भी उसके अंडर थी। ऑफिशियल्स उस ज़माने के, उनके FIA के, उनके FBI के, वो सारे उसके अंडर थे। तो जो लिखा है उन्होंने, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, जज साहब ने जो ओपन किया इस फैसले की जजमेंट। द पॉपुलर 1969 नॉवल द गॉडफादर बाय मैरियो पुजो रिकाउंटेड द वायलेंस टेल ऑफ अ माफिया फैमिली and the epigraph selected by the author was fascinating. Behind every great fortune there is a crime. हर बड़े खजाने या बड़ी उसके पीछे, स्टेट के पीछे बड़ा क्राइम होता है। और उसके बाद वो ये लिखते हैं कि द सीक्रेट ऑफ अ ग्रेट सक्सेस फॉर विच यू आर एट लॉस टू अकाउंट इज़ अ क्राइम दैट हैज़ नेवर बीन फाउंड आउट। और ज़्यादातर होता ये है कि वो क्राइम जो है जो किया जाता है इस तमाम खजाने को एक्वायर करने के लिए, वो पकड़ा भी नहीं जाता और वो काउंट भी नहीं होता, क्योंकि उसको इतने अच्छे तरीके से किया जाता है बिकॉज इट वॉज सो प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड। और उसके बाद जज साहब लिखते हैं कि इट इज़ आयरॉनिकल एंड शीर कॉन्सिडेंस दैट द प्रेजेंट केस रिवॉल्व्स अराउंड एंड दैट वेरी सेंटेंस एट्रीब्यूटेड, जो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने लिखा है कि नवाज शरीफ और इमरान खान का जो मामला है ये इसी बात से मिलता जुलता है और ये एक बड़ा कोइंसिडेंस मामला है। इस पे बातचीत चलती रहेगी व्यूअर्स। अगले 60 दिन अब ओपन है। एक GIT बनाई गई है। हम जानते हैं 3 जजेस जो हैं बाकी के, वो उन्होंने कतरी लेटर पे सेटिस्फाइड नहीं हो सके। अगर वो मान लेते प्राइम मिनिस्टर की ये बात कि वाकई कतरी लेटर जो है वही सही है, उसी तरीके से पैसे की ट्रांजैक्शन हुई, इसी तरीके से पैसा पाकिस्तान से कतर में गया, उसी तरीके से बेरर बॉन्ड्स और उनके नतीजे में जो अपार्टमेंट खरीदे गए, ये तमाम चीज़ें अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सेटिस्फैक्ट्री होती तो ऑब्वियसली जो GIT तश्कील दी गई है, जिसके अंदर MI भी होगी, जिसके अंदर ISI का नुमाइंदा भी होगा, जिसके अंदर FIA का नुमाइंदा भी होगा, इसमें टैक्स की तरफ से भी नुमाइंदा, उसमें NAB की तरफ से नुमाइंदा होगा, ये तमाम GIT ना बनाई जाती। अब प्राइम मिनिस्टर को अपने दोनों बेटों के साथ इस GIT के सामने पेश होना पड़ेगा। कोर्ट ने हुक्म दिया प्राइम मिनिस्टर को कि आप पेश हों। इमरान खान ने तो खैर उस बारे में ये कहा है कि जिस तरह उज़ैर बलोच जो है वो अब पेश हो रहा है GIT के आगे, प्राइम मिनिस्टर उस तरह ही पेश हो रहे हैं, लेकिन उस तरह उज़ैर बलोच की तरह हो या ना हो, लेकिन GIT के आगे पेश हो गए। उससे एक तरफ तो बात यह आती है कि प्राइम मिनिस्टर की इस वक्त जो पोजीशन है अखलाकी अपोजिशन के नज़दीक, वो कहाँ पे स्टैंड करती है, क्योंकि जरदारी साहब और इमरान खान साहब जो दोनों बड़े मेन स्ट्रीम अपोजिशन लीडर्स हैं, दोनों ने फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया प्राइम मिनिस्टर के। उनके नज़दीक एक मुल्क का एक प्राइम मिनिस्टर, एक 19वें ग्रेड की GIT के आगे जब सिरनगू होगा या अकाउंटेबल होगा, तो ये उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी मॉरल अथॉरिटी जो है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। वो ये भी कहते हैं कि ये दोनों जजेस का फैसला जो है, इससे पहले तो ये था कि इमरान खान या एनालिस्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू करते थे नेगेटिव सादिर को अमीन को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 आला तरीन जजेस ने प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि वो सादिर को अमीन नहीं रहे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अपोजिशन के नज़दीक, और वो समझते हैं कि इस बात पर अखलाकी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये किसी टॉम डिक हैरी ने नहीं, 2 सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जजेस ने उनको कहा है कि उन्होंने झूठ बोला है कौम से और उन्होंने एसेट्स को कंसील किया है। इनमें से एक जज तो ऐसे हैं जो फ्यूचर के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी हैं। इस फैसले पे की बाज़गश्त अब चलती रहेगी व्यूअर्स। अगले 60 दिन GIT लगती रहेगी। हर 2 हफ्ते बाद कोर्ट के आगे रिपोर्टिंग चलती रहेगी। फैसला प्राइम मिनिस्टर ने करना है। ऑब्वियसली उनके लिए खुशी का मुकाम भी है कि 3 जजेस ने कहा है कि वो फिलहाल डिस्क्वालीफाई नहीं होते। इन सवालों के जवाब देने उन्होंने ये भी कहा 3 जजेस ने कि वो चीज़ भी साबित नहीं हो सकी जो दूसरे 2 जजेस कह रहे हैं कि कौम से झूठ बोला है एटसेट्रा। लेकिन जजेस ने ये भी कहा है इस ऑर्डर के अंदर कि जो डिफेंस नवाज शरीफ साहब और उनके वकला ने पेश किया, उस सब के ऊपर क्वेश्चन मार्क इन तमाम प्रोसीडिंग्स, इन तमाम हेयरिंग्स के बाद भी उसी तरह बदरजा उत्तम मौजूद है जिस तरह इससे पहले मौजूद था। वो जो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे तमाम चीज़ें मौजूद है, पेश कर दी जाएंगी, वो जो उनके CEO इत्तेफाक फाउंडेशन कहते थे कि सारा एविडेंस मौजूद है, पेश कर दिया जाएगा, वो पेश किया या नहीं किया उसके कतई नज़र
कोर्ट उसमें सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, अगर मैं उसको थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं तो वो तमाम सवालात ओपन कर दिए कोर्ट ने, और उसी के लिए GIT बनाई गई है जो 60 दिन में काम मुकम्मल करेगी कि ये सब कुछ किस तरह हुआ, ये कतर पैसा किस तरह गया, ये दुबई जद्दा मिल्स किस तरह लगी, ये लेटर जो है ये मिथ हैं, ये क्या है, ये फ्लैट कहाँ से आए, ये हसन नवाज के पास पैसा कहाँ से आया, ये फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट जो है ये कहाँ से बनी, नेल्सन जो है कंपनीज, इनके ओनर्स कौन है, ये वो तमाम सवाल। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर के जो आला तरीन वकला हैं वो भी कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सके। अगर इमरान खान के वकला एविडेंस उनके खिलाफ नहीं दे सके तो वो भी सेटिस्फाई नहीं कर सके। हमारा आज का रिस्पेक्टेड पैनल है, आप देख भी रहे हैं, दोबारा मुझे ज्वाइन किया है एयाज अमीर साहब ने, सुलेमान गनी साहब ने, मेरे साथ सोहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं, साद रसूल साहब मौजूद हैं, इसके अलावा हारून रशीद साहब हैं, जुल्फ़िकार मित्तू साहब हैं, जावेद हाशमी साहब, अली अहमद कुर साहब, लॉर्ड नज़ीर, डॉक्टर मोइद, आप तमाम हजरात को बहुत बहुत वेलकम। अली अहमद कुर साहब लॉयर हैं आप, सीनियर लॉयर, ये जजमेंट जो है यही लिया जाए इंटरप्रिटेशन के 60 दिन के लिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है प्राइम मिनिस्टर की, और 2 जजेस ने उनको सादिर को अमीन नहीं कहा, जो कि उनकी क्रेडिबिलिटी में बहुत बड़ा सवाल उठा देती है। देखें कमला शाह साहब, थैंक यू वेरी मच जनाब। देखें 60 साल की प्रोसीडिंग्स के बाद अब अगर मजीद भी इतना बहुत ज़्यादा वक्त और लिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी होता रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को दिया क्या? इस मुल्क के अवाम को आज गिलगित बिल्तिस्तान से लेकर कराची, पेशावर तक और लाहौर, क्वेटा तक, हर आदमी को भी अगर आप जाके देखें, हर आदमी डिवाइडेड सोच के साथ है, मुनकसिम है। तो आज हमारी सारी जो अवाम है, कौम है, वो सारी की सारी मुनकसिम है। और ये नवाज शरीफ और इमरान खान के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं जी। इस वक्त हर आदमी जो राय दे रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। इसीलिए मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस को जब भी आप अदालतों में ले जाएंगे, और जैसे कि इस दफा हुआ, और मैंने हमेशा पहले भी कहा, बल्कि मैं आज फिर बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि जमाली साहब जो कि चीफ जस्टिस रहे, उनसे पूछा जाए कि किसके कहने पे उन्होंने इस जो पिटीशंस थी इनको इंटरटेन किया। 1, आज कौम अगर मुनकसिम है, आज लोग अगर बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़े हुए हैं, और जैसे आपने देखा कि प्रोसीडिंग के दौरान जो जुबान इस्तेमाल होती रही, इससे इस मुल्क को जो है, जो कि एक हुजूम है, इस हुजूम की सूरत में है। हुजूम की सूरत को सिर्फ तब्दील कर सकता है तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट करता है, सियासी जमायतें करती हैं। मगर जब हमारी सियासी जमायतें खुद, हमारे सियासी रहनुमा खुद जब गली कूचों की सियासत को छोड़कर, जलसे जुलूस और रैलियों को छोड़कर जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा नॉक करेंगी, तो फिर इसका मतलब वो अपने फराइज से हट गया। देखिए, मेरा मियां साहब के साथ कतई कोई ताल्लुक नहीं, कई सालों से खाली तस्वीर उसकी देखी या नहीं देखी। इमरान खान के मैं करीब गया नहीं, कभी उनकी आवाज तक मैंने नहीं सुनी। मगर मैं बैसियत एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, यकीनन इस मुल्क में नवाज शरीफ से ज्यादा हम सियासी लोगों ने काम किया है, इमरान खान से ज्यादा हम लोगों ने जो है इस मुल्क में लोगों को शऊर दिया है। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के हवाले से कहता हूं, एक जिम्मेदार वकील के हवाले से कहता हूं कि आज इस मुल्क को मुत्तहद होना चाहिए था। आज जिस किस्म के हालात हैं, अवाम को मुत्तहद होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आप ले लें, हम वकील, हम तो सीधा साधा वकील है, मगर क्योंकि हम हमेशा एक पॉलिटिकल डायरेक्शन में सोचने वाले लोग हैं, छोटा वकील हो या बड़े से बड़ा वकील हो, हम वकील थे तो उस वक्त चौधरी इफ्तिखार जैसे आदमी के पीछे, जिसको सियासत की ABC नहीं आती, मगर हम सियासी, क्योंकि वर्कर थे, एक्टिविस्ट थे, हम सियासी वकीलों ने सारे के सारे उस वक्त के हुजूम को एक अवाम बनाया और एक अवाम की ताकत दी उसको, करोड़ों लोगों को हम सड़कों पे ले आए। मगर आज फिर वही अवाम, वही कौम फिर एक हुजूम की सूरत में गई है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया, आज 2 इख्तिलाफी जज साहब, 2 इख्तिलाफी नोट आए, डिसेंडिंग नोट आए, कोसर साहब और गुलजार साहब का जी। मजे की बात है कि ये दोनों बेंच में दोनों जज साहबान सीनियर हैं, बाकी 3 जज साहबान वो जूनियर उसके हैं। सीनियर जूनियर की कोई बात नहीं, मगर मैं जो रिकॉर्ड की रूह की बात करता हूँ। तो इस लिहाज से इन्होंने इतना अरसा लगाया सिर्फ इस सवाल के ऊपर कि ये आदमी अमीन या सादिक है या नहीं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बाद में क्या होगा। फिर आपने JIT बनाई है,
आप अगर इस मुल्क में जो भी लूली लंगड़ी जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं, काम करती हैं नहीं करती हैं, किसी के असर में हैं या नहीं है, उसके ऊपर जब आपने ISI को बिठा दिया, जब उसके ऊपर आपने MI को बिठा दिया, MI को बिठा दिया, तो उससे JIT में किसकी बात बजनी होगी? मेरे सामने अगर आई है, मैं अपनी बात नहीं करता, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत जुर्रत दी है मैं बात कर सका। उनके जिनके सामने ISI का आदमी बैठा होगा, MI का आदमी बैठा होगा, कोई बात कर सकता है? वैसे नवाज शरीफ साहब की तो काफी प्रैक्टिस इस तरह भी है, पहले भी ISI ने और फौज ने इंटेरोगेट किया था, आपको याद होगा 99 के बाद, तो वो मसला नहीं होगा, बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी है। लेकिन कुर्सा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। वैसे मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि मैं आपका बड़ा फैन हूँ, और वाकई में आपका बड़ा फैन हूँ, और वो फैन इस वजह से हुआ कि वो जो आपने मूवमेंट चलाई थी, आज आप सवाल ये कर रहे हैं कि किसने कोर्ट को पोलिटिसाइज किया, किसने कोर्ट को कहा कि पॉलिटिकल मामलों को उठाए? सर, ये सवाल का जवाब तो आपको देना चाहिए। जब इफ्तिखार चौधरी पे करप्शन के इल्जाम लगे थे, सर मेरी अर्ज तो सुन लें, मैं आपको पूरा मौका मिलेगा। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, 1 मिनट में आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। कमल साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी जी, बताइए। उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट या इस मुल्क की हाई कोर्ट मसनूई मुकद्दस गाय बनी हुई थी। मसनूई, मैं लफ्ज मसनूई इस्तेमाल कर रहा हूँ। यही सुप्रीम कोर्ट था जिसमें हम लोग गए, हमने जाकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमने जो है अपना ट्रस्ट लॉस्ट कर दिया है, आप हमारी पिटीशन वापस कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मुकद्दस गाय बनी हुई थी, सेक्रेट कौ थी। उसको हकीकतन एक मुकद्दस अहमियत हम वकीलों ने दी, ठीक है, के आप लोग को साफियों ने दी। तो बस वही मुकद्दस कोर्ट आज पॉलिटिकल मैटर को टेकअप कर रही है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जिसको आपने मुकद्दस बनाया। और रमदे साहब के कोर्ट के बाहर जा जाके इफ्तिखार चौधरी को बचाया गया, प्रेशर डाल के, जिस तरह वो बहाल हुए, जो करप्शन के चार्जेस थे, वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं हुए आज तक। कुर्सा, मैं दोबारा आऊँ आपके पास। देखें, फिर मैं ये जी सर, ये भी तो फैक्ट है ना सर। लोग आज फिर जी, मैं समझता हूँ लोग गलत या सही अंदाज में फिर आज कहेंगे कि नजरिया जरूरत ज्यादा जिंदा हुआ है। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया कि आज के कुर्द भाई, आपका पॉइंट आ गया, यही आप कह रहे हैं, जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं, और भी क्रिटिक्स ये कह रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रहिए, दोबारा आपके पास आऊंगा। मेरे साथ लॉर्ड नज़ीर साहब भी है। लॉर्ड नज़ीर साहब, अगर आप, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड से हैं, तो ये मुकदमा अगर इंग्लैंड में इसका इस तरह का फैसला आया होता, तो ये प्राइम मिनिस्टर के लिए खुशी की बात थी, या कुछ ज्यादा खुशी की बात ना होती वहां के प्राइम मिनिस्टर के लिए? उस कॉन्टेक्स्ट में बताएं, क्योंकि डेमोक्रेसी तो हमने वहीं से ली है ना, वेस्टमिंस्टर से। जी लॉर्ड नज़ीर साहब। मेरे ख्याल में कोई खुशी का मुकाम तो नहीं है, क्योंकि 2 सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर जजेस ये कह रहे हैं कि ये सादिक और अमीन नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रडिक्शन हैं उनके जो जवाब हैं। तो अगर यहाँ पे होता तो डेफिनेटली प्रेशर सिविल सोसाइटी से भी, पॉलिटिशियन से भी यही होता कि प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन करें, और वो भी जो भी हो वो डेफिनेटली रिजाइन भी हो जाते। ये नहीं कि इंतजार करते रहते जब तक उनको खींच के वहां से कुर्सी से ना उतारा जाए, वो वहां पे बैठे रहते। लेकिन मेरे ख्याल में 2 चीजें, एक तो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच से पहले जो चीफ जस्टिस साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने भी इस केस को सुना, बाद में उन्होंने रियलाइज किया वो तो रिटायर्ड होने वाले हैं, तो नया बेंच होना चाहिए। सेकेंडली, इस बेंच ने भी, जो आज हमने देखा है कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो बड़े सीनियर वजीर वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बड़ी बहुत ही अच्छी खबर है कि मियां साहब जो है उनको मुबारकबाद, और वो जपियां लगा रहे हैं। किसी ने इनको क्लियर नहीं किया। अगर तो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है वो कहते हैं कि कोई केस नहीं है, सारी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक है, तलाशी की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस वो भी ये कह रहे हैं कि मजीद 3 जो जजेस है वो कह रहे हैं कि मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है सारे, इसलिए बेंच का जो डिमांड है वो JIT की जो जरूरत है वो इसलिए क्योंकि वो तलाशी, वो जो चोरी छुपी हुई है वो तलाशी लेने के लिए वो बाकायदा उन्होंने ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है उनसे, तो आपके नजदीक में भी ऑनगोइंग है ये प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं या फर्दर एविडेंस देखना चाहते हैं? राइट, बिल्कुल ठीक है। जावेद हाशमी साहब है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक शक है। क्या शक है?
मेरा शक ये है कि ये 60 दिनों के बाद इसको एक्सटेंशन, क्योंकि रमजान शरीफ आ रहा है, ईदें आ गई हैं, इसको एक्सटेंड करते करते ये ना हो कि ये जो है वो इस साल के आखिर तक चला जाए और फिर इलेक्शन का साल वैसे ही शुरू हो जाएगा। चलें जी लॉर्ड साहब, हमें से क्या, वो तो कोर्ट जाने और प्राइम मिनिस्टर जाने, फिलहाल तो प्राइम मिनिस्टर जीते हुए, जरूरी है कि प्रेशर, एक रन से जीते और एक वोट से जीते हो, जीत तो जीती होती है। जावेद हाशमी साहब, जीत तो गए प्राइम मिनिस्टर फिलहाल, और हम देखा भी 3-2 और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सीनियर जज है या जूनियर जज, तो जज होते हैं। लेकिन जरदारी साहब ने और इमरान खान साहब, 2 बड़ी अपोजिशन पार्टीज इस मुल्क की, उन्होंने इखलाकी तौर पे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया नवाज शरीफ साहब से। एक तो इस पर आपका रिएक्शन, और दूसरा कोर्ट का ये डिसीजन जिसमें 2 जजेस ने ऑब्वियसली उनको सादिर को मीन नहीं कहा, उस पर भी अपना कमेंट दे दीजिए। उसका कितना इखलाकी वेट होगा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस वक्त इन 2 जजेस के फैसले का? देखिए, एक तो मैं हमारी अदालतों को मिलिट्री कोर्ट्स नहीं समझता कि वो इनकलाब या इनकलाबी कौंसल, मैं इनको कभी नहीं समझता। ये जो सियासतदान समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तब्दीली आ जाएगी, वो तब्दीली हमारी कोर्ट्स नहीं कर सकती थी, ना वो वज़ीर आज़म को हटा सकती हैं, ना बना सकती हैं। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये केस एंटरटेन नहीं करना चाहिए था। मैं अगर होता, मैं इमरान खान साहब को मशवरा देता, और ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कोर्ट्स के अंदर ले जाने वाला केस नहीं था। अगर वो डिफेंस पे पेश नहीं कर सके तो ये भी अपना केस अदालत के सामने पूरी तरह पेश नहीं कर सके। अब कौन झूठा है कौन सच्चा है करना तो वही पड़ा, GIT बनानी पड़ी, कमीशन टाइप चीज़ बनानी पड़ी। तो ये मैं कुर्द साहब की एक एक बात से मुत्फिक हूँ कि हमने ये तो मैदान में वहाँ पे इमरान खान को 1 साल इस इशू को पब्लिक के साथ उठाना चाहिए था और अगले इलेक्शन का उसको बुनियाद बनानी चाहिए थी। जब हम ये समझते हैं ये सादिक और अमीन का कानून बनाया था ज़ियाउल हक साहब ने, और वो ख़ास मकासद के लिए बनाया था, उसकी उस तरीके से पूछ लें, ना इमरान खान हिमायत करता है, ना आसिफ जरदारी हिमायत करता है, ना नवाज शरीफ हिमायत करता है, और आपके अंदर बैठे हुए पैनलिस्ट भी सादिक और अमीन को पूरी तरह लागू करने के हक़ में नहीं है। देखिए, ये जो फैसला आ गया है, इस फैसले से ये सही बात है कि कोर्ट पर ज़्यादा उंगलियां उठेंगी, ये बातें पूछी जाएंगी, कही जाएंगी। ये कोई हम समझते हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो तमाम इश्यूज़ को इन्वेस्टिगेशन के बगैर फैसला कर सकते हैं। वो तो गुस्से का इज़हार करेंगे, किसी को कहेंगे ये अहल नहीं है, किसी को कहेंगे ये अहल है, इफ्तिखार चौधरी ने यही क्या। और आप हमारे जजेस को, मैं उन पर इल्ज़ाम नहीं दे रहा, इस जो फैसला आया है उसे हम कबूल कर लेना चाहिए। जो आप कहते हैं जरदारी और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस्तीफा दे, कभी उन्होंने ना इस्तीफे दिए हैं इस तरीके से, ना कोई उनकी बात को सुनेगा। ये GIT कहीं चली जाएगी, वो हमला वहीं चलता रहेगा। इस साहब का अमल थोड़ा सा एक पॉजिटिव बात आई है कि आइंदा के लिए पूछा जरूर जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को, पैसे उठा के इधर उधर करने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। ये एक चीज़ इसकी पॉजिटिव है। बाकी ये फैसला ऐसे ही था जो किसी सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने नज़रिया ज़रूरत के साथ किया हो या बग़ैर उसके खुद को समझाओ कि हम अपने मुल्क के हालात के पेशे नज़र ये फैसला करेंगे। इसको कोई इतना आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी लोगों को एक सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में कबूल करना चाहिए, उन्हें उसके मुताबिक आगे चलना चाहिए। राइट, बिल्कुल ठीक है। हाशिम साहब मेरे साथ रहेगा, डॉक्टर मोहित भी हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए कि हमारे 2 पैनलिस्ट एटलीस्ट ये कह रहे हैं कि नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसला है, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आना नहीं चाहिए था। एक तो आपकी क्या राय है, ज़रूर लोग जानना चाहेंगे, और दूसरा
क्या इखलाकी लिहाज से ये फैसला ऐसा है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और इमरान खान की बात मान ली जाए और प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करें इसके ऊपर इखलाकी लिहाज से? डॉक्टर साहब देखिए कामरान, मैं तो इस पे कल सुबह से ट्वीट कर रहा था और मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस किस्म का एक सख्त फैसला जो है वो दे सकेगी। मेरा ख्याल था कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो नज़रिया ज़रूरत में बह रही होगी, उस पर बड़ा सख्त प्रेशर होगा। पाकिस्तान के अंदर एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ ऐसा एग्जेक्टिव जिसको पंजाब पे भी कंट्रोल है, जिसको इस्लामाबाद पे भी कंट्रोल है, जिसको मिलिट्री की तरफ से किसी किस्म का चैलेंज नहीं है, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसकी कोई इंटेग्रिटी नहीं है, मीडिया में भी हुकूमत का बहुत असर रसूख है। एक ऐसे चीफ एग्जेक्टिव को, पंजाब के चीफ एग्जेक्टिव को सुप्रीम कोर्ट इस तरह से चैलेंज करेगी, जिस तरह का फैसला आया, चूँकि मैं कोर्ट में था, जिस तरह से उसको पढ़ के सुनाया गया और वहाँ जो रद्द-ए-अमल था, तो मैं समझता हूँ अंडर दी सर्कमस्टेंसेस एंड लिमिटेशंस एंड कंपल्शंस जो हैं पाकिस्तान के अंदर, ये एक बहुत ही सख्त फैसला है। और इखलाकी तौर पर तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर उनको तैयारी करनी चाहिए थी। डेविड कैमरॉन ने तो वैसे ही उन्होंने कह दिया था कि रेफरेंडम अगर मैं जीत ना सका तो मैं छोड़ दूंगा, तो यहाँ तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को आधे घंटे के अंदर रिज़ाइन कर देना चाहिए था इसके बाद। सो इखलाकी तौर पर तो आसिफ अली जरदारी साहब और इमरान खान ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आपके कहने पर रिज़ाइन करने से रिज़ाइन कर देना चाहिए, जबकि मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो करेंगे नहीं, इसलिए कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी तो कहा कि वो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मैं उनको जानता हूँ नहीं करेंगे, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी मसलसल इस तरह से कर रही है जैसे कि ये कोई मर्डर ट्रायल था। कि 3-2 का जो स्प्लिट डिसीजन है जिसमें आप फांसी से बच जाएं, वो एक मर्डर में आप उसको कह सकते हैं कि देखिए फैसला जो है उसमें अदालत कन्विंस नहीं हो सकती। यहाँ पे मॉरल अथॉरिटी का सवाल उठा है, एक पॉलिटिकल, यहाँ तो सवाल इखलाकी है कि आप कंट्री के चीफ एग्जेक्टिव हैं, उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट के फैसले, टैक्सेशन के फैसले, बैनुल अक़वामी रियासतों के साथ डील करने के फैसले, IMF के फैसले, एशियन डेवलपमेंट बैंक के फैसले, मेट्रो रोड बनाना है, प्रोजेक्ट बनानी है, अरबों करोड़ों या खरबों रुपए के फैसले ट्रस्ट है लोगों को, अगर आपके ऊपर जी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकी है, जो मेजॉरिटी डिसीजन लिखने वाले जज साहिबान है, देखिए 5 जज साहिबान इस पे मुतफिक हैं, अगर हम उसको सही समझ सकें कि मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 60 दिन के अंदर अंदर एक कमीशन होना चाहिए, एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज डिसीजन है। साथ ही डिसेंटिंग नोट में बड़े वाज़े अल्फाज में कहा गया कि वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान जो रेस्पोंडेंट 1 और फैमिली है, वो किसी भी किस्म की कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सके हैं हम पे लगने वाले इल्ज़ामात का। एक हाईएस्ट पोलिटिकल ऑफिस होल्डर पे जब इस किस्म का इल्ज़ाम, अब ये कोई सियासी ऑपोजिशन या कंट्री का कोई अखबार या टेलीविजन चैनल नहीं लगा रहा, ये चीज़ आज रूम नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर इसकी बाज़गश्त हुई है। नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। राइट, आप भी ये मुतालबा करें। हारून रशीद साहब, हमारे जो 2 पैनलिस्ट थे जो है हाशमी साहब और बेसिकली कुर साहब, उनका ये आइडिया कि ये सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पढ़ने नहीं चाहिए था। एक तो इसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का आना जो है क्या सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिसाइज या कंट्रोवर्शियल करता है, और दूसरा कोई इखलाकी जवाज प्राइम मिनिस्टर के पास है या आप समझते हैं कि वाकई है, क्योंकि मुकदमा तो वो जीते हैं, ख्वाह वो 3-2 से जीते हो, जीत तो जीत होती है, जो जीता वही सिकंदर भाई, ये तो ऐसे ही होता है। देखिए इस पे बहस की कोई ज़रूरत नहीं है कि टेकअप करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये अब इल्मी सी बहस है। जब उन्होंने टेकअप कर लिया तो उसकी इम्प्लीकेशंस देखनी चाहिए। दूसरी बात ये, फैसला तो कोई आया ही नहीं है, कौन सा फैसला है जिसे आप कह रहे हैं कि फैसला आ गया है लिहाजा उसे कबूल कर लिया जाए। इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया 5 जजों ने, 2 ने ये कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं रहे। वैसे मुझे ये इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए तकलीफ बहुत होती है, अफसोस के लोगों को अरबी जुबान का ज़रा भी इदराक नहीं है, तो किसी से पूछ लेते। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तारीख में कभी किसी शख्स के लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। ये जोहला ने ये लफ्ज़ लिखे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, वो इसके लिए मुतबादिल लफ्ज़ मौजूद हैं कि अमानतदार नहीं है एक आदमी रहा। वैसे दुनिया भर के दसातीर में यह है कि वज़ीर आज़म अगर झूठ बोलता है, करप्शन का इर्तिकाब करता है, या कोई भी अंडरस्टूड है, वो फारिग हो जाएगा, वज़ीर भी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये ना भी होता, फैसला हुकूमत के हक में नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट की एहतियात की हुदूद खौफ से जा मिली हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया है, मगर मुअद्दबाना मैं अर्ज करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन इस तरह नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन अगर करना मतलूब था 2-3 अफसर वो मुकर्रर करते, अगर एक नहीं तो अव्वल तो एक ही कोई नेक नाम अफसर 184(3) के तहत इसकी गुंजाइश है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के तहत भी इसकी गुंजाइश है, एक अफसर मुकर्रर किया जाता काबिल एतमाद, जो जिसको सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात होते हैं। जैसे डॉक्टर सैडल कमीशन बनाया गया था जिसे तकमील तक नहीं जाने दिया गया, मगर एक मामले में वो जो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड का मामला था, ट्रायलर्स का, उसमें उसका फैसला तस्लीम किया गया था और उसके नताइज भी निकले थे।
अगर मेरा ख्याल है अदालत से रुजू करना चाहिए अपोजिशन को, इमरान खान को, दूसरे लोगों को, कि ये जो तश्कील है इसमें वफाकी हुकूमत के ज़ेर असर अफसर हैं, और हम सब जानते हैं कि शरीफ खानदान एक ही काम जानता है 40 बरस से, रिश्वत लेने का और देने का और मैनिपुलेट करने का, और उन्होंने एक माफिया खड़ी कर दी है। इस तरह कोई तहकीक नहीं होगी। तहकीक इस तरह होनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वजीर आज़म और उनके वकला साबित नहीं कर सके कि रुपया जो है वो उनका जायज़ है, दुरुस्त है, उन्होंने ठीक काम किया है। वो ये दुबई जाना तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल्कुल वाज़ेह है ना। इसके बाद सवाल पता है वो कतर कैसे पहुंचा। इसके बाद ये सवाल था कि वो फ्लैट कैसे लिए गए। ये बात दुरुस्त है कि तहकीकात होनी चाहिए, मगर तहकीकात इस तरह नहीं होगी। और इस सवाल से अब बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ये इल्मी बहस है, ये अखबारों में हो सकती है, इस पर टेलीविजन पे बात करने की मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं है। और आपके ख्याल में ये इखलाकी सवाल रिजाइन वगैरह ये भी फजूल सा सवाल है? 60 दिन वेट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर आफ्टर ऑल। नहीं, ये कैसे फजूल है भाई? ये कैसे फजूल है? कोई ऑनरेबल आदमी दुनिया के किसी मुल्क में इस फैसले के बाद इस्तीफे के सिवा कोई और काम न करता, लाजमन वो इस्तीफा देता। ये एक स्पिन देने की कोशिश है। खरीदे हुए अखबार नवीस ये बात कह रहे हैं कि उन्हें फतह हासिल हुई है, और वो पॉलिटिशियन ये बात कह सकते हैं नून लीग के जो इससे बेनिफिट करेंगे, जो एक आका के गिर्द गुलाम जमा है, वो ये बात कर रहे हैं। वजीर आजम के तो 1 घंटा भी हुकूमत में रहने का जवाब बाकी नहीं रहा। दुनिया में कहीं भी ये फैसला आता तो वो मुस्तफी हो जाते। हाशमी साहब, क्योंकि आप भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, आप कुलीग हैं, सियासतदान हैं, तो आप हारून साहब से एग्री करेंगे कि एक भी लम्हा नहीं ठहरना चाहिए किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अगर इस तरह का फैसला आ जाए? क्योंकि आप खुद भी लीडर हैं, आप खुद भी पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, आपके सेंटिमेंट्स। देखिए, पहली भाई ये मैं तो हारून साहब का एहतराम करता हूँ, उनकी अपनी एक सोच भी है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो जैसे वो कह रहे हैं कि ये अब अखबारी बहस है, इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते, ये भी अब एक सिर्फ इल्मी बहस है। अमली तौर पे तो वो वज़ीर आज़म बैठे हैं, जब वो बैठे हैं, मैं अर्ज़ ये कर रहा था पहले, देखिए भुट्टो का केस हम अदालतों में लेके गए, मर्डर केस, वो मिलिट्री कोर्ट बना दिया आखिरकार, जब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं हुई। आज ये यहाँ लाया गया है। मैं समझता हूँ खोसा बड़ा हिम्मत वाला आदमी है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं रही है, इसलिए वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देता है या नहीं देता ये तो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई दे सामना करे अवाम का और फिर वो जीत जाए, फिर कोर्ट की क्या हैसियत होगी। मैं ये कहता हूँ कि इन अदारों को हमें मुक़द्दस अदारे रखना चाहिए, इनको इस्तेमाल कर करके, यानी वो आप 5 जजों की बात मान भी रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि ये पंजाब की वजह से, इर्द गिर्द की वजह से दबाव हो सकता था, फिर आप उससे कहते हैं कि ये फैसला होना भी नहीं चाहिए था। आप एक वाज़ेह बात करें, वज़ीर आज़म का ये उनका मामला है, इस्तीफ़ा देते या नहीं देते। आप ये, मैं जरदारी साहब नहीं हूँ, मैं इमरान खान नहीं हूँ, मैं तो आपने कहा है और मैं बातों पर तबसरा वैसे ही करूँगा। मैं समझता हूँ कि आज के दिन मुस्लिम लीग जीती हुई है। 3 जज जिन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया और नवाज शरीफ के हक में, तो वो 3 जज, उनको आप समझें वो बेवकूफ़ हैं और सिर्फ 2 अच्छे हैं। ये ना इस कंट्राडिक्शन से यस, और क्या कर रहे हैं हम? तो इस तरीके से मेरा मतलब यह है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रहने दें। राइट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बस अब ये मैं जाऊंगा जैसे शाइख उस्मानी साहब के पास, लेकिन अब होना ये है कि अगले इलेक्शन तक जो है ना, वो अपोजिशन ने जो 2 और ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने जो कुछ फरमाया है प्राइम मिनिस्टर के मतलब, उसको रेफरेंस के तौर पे कोट किया करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो कोई ना तो कोई ऐसा एनालिस्ट ये बात कर रहा होगा जो प्रो अपोजिशन हो, और ना वो कोई ऐसा शख्स बात कर रहा हो उसका ताल्लुक अपोजिशन से हो। ये 2 जजेस जो हैं उन्होंने बड़ी खुली स्टेटमेंट है, जिसका जावेद हाशमी साहब भी कह रहे हैं बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है, और ये स्टेटमेंट फिर बार बार कोर्ट भी हुआ करेगी कि उन्होंने वक्त के प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि वो सादिक अमीन नहीं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, किसी टॉम डिक हैरी की तरफ से नहीं आई। 2 मौजूद जजेस, सीनियर 3 जजेस जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है पाकिस्तान का, उनके ये रिमार्क्स हैं उनकी जजमेंट के अंदर। जैसे शाइख उस्मानी साहब, आपसे ऑब्वियसली
लीगल ही रहनुमाई ली जा सकती है। ये बता दीजिए कि इस फैसले को किस तरह देखा जाए। इस तरह देखा जाए कि ये अब फैसला खत्म हो गया, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जीत गए, 3 वोट उनके हक में आ गए, आला अदलिया के जजेस के 2 को छोड़ देते हैं क्योंकि 3-2 की मेजोरिटी उनके हक में है। या इसको इस तरह देखा जाए कि 5 जजेस जो हैं वो एटलीस्ट एक चीज़ पर ऑन बोर्ड है, और वो ये है कि वो मुतमईन नहीं हुए नवाज शरीफ साहब के वकला की तरफ से और उनके बच्चों की तरफ से जमा कराए गए जवाबात में जो उनकी इंडस्ट्री के हवाले से बात की गई, बेचने बेचाने का मसला किया गया, पैसों के ट्रांसफर का मसला बताया गया, कतरी खत की बात की गई, फ्लैट्स खरीदने की बात की गई, कि आला अदलिया के 5 जजेस आपके नज़दीक उससे मुतमईन हैं या मुतमईन नहीं है, और अगर मुतमईन है तो फिर JIT क्यों बनाई गई है, इसका क्या मकसद है जस्टिस साहब? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं देख रहा हूँ टीवी पर कि दोनों साइड वाले मिठाई बांट रहे हैं, तो इसके मतलब कि वो दोनों समझते हैं कि उनकी विक्ट्री हुई है, कोई ये नहीं कह रहा है कि वो हारा या जीता है। अब जहाँ तक के फैसले का ताल्लुक है, बात असल में ये है कि कुछ सबूत मनी ट्रेल के और दूसरे बेईमानी के या गलत बात करने के सुप्रीम कोर्ट के पास लाए गए। उनको 5 जजेस ने एग्जामिन किया, और उनको एग्जामिन करने के बाद सारे जजेस इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है, और ये प्रॉपर्टी जो ख़रीदी गई है उसका जो पैसा आया है वो किस तरह से आया है, वो यकीनन कोई गलत तरीके से आया है। 2 जजेस उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने ये समझा कि जो सबूत उनके पास पेश किए गए वो इतने काफ़ी हैं कि वो उस नतीजे पे पहुंच गए कि यकीनन यहाँ पर बेईमानी हुई है। 3 जजेस समझते हैं कि हाँ शायद हुई हो, ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि बेईमानी हुई है, लेकिन अभी हमें और प्रूफ की ज़रूरत है, तो इस वास्ते उन्होंने कहा कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनानी चाहिए। एक दूसरी चीज़ जो जिस पे सारे जजेस मुत्तफिक हो गए वो ये है कि जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स जो नवाज शरीफ के कैंप की तरफ से जो एडवांस हुई थी कि कोर्ट ये फैसला कर ही नहीं सकती इन चीज़ों के मुतालिक, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हो सकता है फैसला। तो अब सारी चीज़ रिवॉल्व कर रही है कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन शेख साहब, लेकिन कोर्ट ने ये भी तो एक्सेप्ट नहीं किया ना कि जो नवाज शरीफ साहब के वकला ने जस्टिफिकेशन दी और सबूत पेश किए, लेटर्स पेश किए कि ये मिल इस तरह बनी, वो नेल्सन कंपनी की ओनरशिप इस तरह थी, हसन नवाज को ऐसे पैसा आया, ये भी तो अगर सेटिस्फाई होते तो फिर JIT को बनाती कोर्ट? ये भी तो रद्द हुआ ना। नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हुए ना उसमें। जी, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, मैं आपसे आप समझने की कोशिश करें। जी सर, मैं आप समझने की कोशिश करें। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो सबूत पेश हुए कोर्ट के सामने, उन सबूत से 5 जजेस मुत्तफिक हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। 2 जजेस समझते हैं कि वो सबूत काफ़ी थे, 3 जजेस समझते हैं कि वो सबूत काफ़ी नहीं है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जिस पे 5 जजेस मुत्तफिक हैं, लगता है ये कि जो कानूनी जो मारूजात थी नवाज शरीफ के कैंप के, उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है सर, मेरा एक और बड़ा क्विक सवाल आपसे कि हमने फैसला करना। जज साहब, एक और बड़ा क्विक सवाल वो ये कि अब इससे पहले तो ये था ना कि वो बॉल एक दूसरे कोर्ट में थी कि इमरान खान या जमात इस्लामी ये एविडेंस पेश करें। अब जो कोर्ट का मैं ऑर्डर पढ़ रहा हूं तो मेरी नाकिस राय में तो उससे ये मतलब है कि पूरा का पूरा ओनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, इन तमाम फ्लैट्स, ये सारी की सारी 3 फर्द के ऊपर है, जो है नवाज शरीफ साहब और उनके 2 साहबजादे। अब इन्होंने सेटिस्फाई करना है कोर्ट को थ्रू द JIT, यही मतलब है सर इसका जजमेंट का? नहीं, इसका मतलब जजमेंट का ये है कि JIT जो इन्वेस्टिगेशन करेगी वो इंडिपेंडेंटली करेगी, उसका इन पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो उनको बुला करके उनसे क्वेश्चंस कर सकती है, पूछ सकती है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, और वो उसकी रिपोर्ट हर 2 हफ्ते के बाद पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, ताकि सुप्रीम कोर्ट को पता चले कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगी, ठीक है, अपनी इन्वेस्टिगेशन साहब एक फैसला फिर और आएगा 60 दिन बाद। आप ये कह रहे हैं सेम बेंच 5 जजेस का, राइट, 2 महीने के बाद सारे जजेस। अच्छा सर, ये हो सकता है जस्टिस साहब के जो PMLN है वो जिन 2 जजेसों के खिलाफ फैसला दिया है, वो ये भी तो कह सकते हैं कि हमें ये 2 जज चेंज कर दिए जाए बेंच से, या अभी चेंज नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये भी तो राइट होता है ना डिफेंस करने। नहीं कर सकते। नहीं, वो नहीं चेंज, वो चेंज नहीं हो सकेंगे। वो 5 के 5 जजेस दोबारा बैठेंगे JIT रिपोर्ट देख करके, और फिर अगर उनमें से 1 या 2 जज उसको JIT रिपोर्ट से ये वो समझते हैं कि वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं
कि यकीनन जो दो दूसरे जजेस ने फैसला दिया था वो सही है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। राइट, मुझे एक ब्रेक लेनी है। व्यूअर्स, इस वक्त तक की पोजीशन ये है कि नवाज शरीफ साहब के नज़दीक वो मुकदमा जीत चुके हैं और लग भी रहा है बादल नज़र में 3-2 से जीते हैं, लेकिन बहुत से लोग कानूनदान भी और ऑपोजिशन ये समझती है कि ये मामला सिर्फ 60 दिन तक के लिए टला है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इसी ट्रांसमिशन में इन्हीं पैनलिस्ट के साथ। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस ट्रांसमिशन। इसमें अभी हम देख रहे साजुल हक साहब भी बात कर रहे थे। अगर एयाज मीर साहब मैं आपकी तरफ आऊँ सर, ये सारे को अगर आप सम अप करें तो कोर्ट की पोजीशन कहाँ खड़ी हुई है, पीटीआई को सियासी लिहाज से कहाँ देखते हैं और पीएमएलएन को कितना फायदा या नुकसान है यहाँ पे? सर वो किसको क्या फायदा नुकसान, सिर्फ मैं चंद एक चीज कहूँगा, हम लोग भोले लोग होते हैं। ऐसे कोई जब मौके आते हैं तो हम वो जज्बात में बह जाते हैं और उम्मीदें हम वाबस्ता कर लेते हैं कि अब ये हो जाएगा फिर ये होगा। इस फैसले से पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत अपनी उम्मीदें ऊपर ले गए थे कि अदालत ऐसे फैसले, शवाहिद आ गए हैं, मेफेयर फ्लैट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये तो हर एक आदमी देख सकता है, तो एक ही फैसला होगा, प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन होगी, सियासी भूचाल होगा, सियासत का मैदान जो है वो हिल के रह जाएगा और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे सोच रहे थे, शायद उनमें मैं भी शामिल हूँ। हमारा जो बुनियादी तज्जिया जो था वो गलत था। पाकिस्तान में हमें एक चीज़ माननी चाहिए कि तमाम बड़े फैसले जो हुए हैं वो सियासी नौयत के हुए हैं, उनके पीछे सियासी फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कोर्ट्स को। कि एक दफ़ा कौमी असम्बली डिज़ोल्व होती है तो उसको जायज़ करार दिया जाता है, एक दफ़ा वो डिज़ोल्व होती है उसी कानून के तहत उसे नाजायज़ करार दिया जाता है, एक प्राइम मिनिस्टर कोई आता है उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, वगैरह वगैरह, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इस दफा जो हमारा तज्जिया गलत था वो ये था कि शायद नवाज शरीफ और पीएमएल नून की हुकूमत और वजूहात की बिना पे बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और आला अदलिया जो है बहुत ज्यादा ताकतवर और आजाद हो गई है। तो ऐसा फैसला आ सकता है जिससे तलवार जो है नवाज शरीफ हुकूमत की गर्दन पे गिरे। वो हमारा मेरा ख्याल गलत साबित हुआ है। और जो एक वो मार्क्सिस्ट से एक फ्रेज इस्तेमाल करते थे, बैलेंस ऑफ फोर्सेस, जिसकी वजह से कोई नतीजे में फैसला आता है, वो उनके खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ बैलेंस ऑफ फोर्सेस इतने नहीं थे और शायद इतने ताकतवर और इदारे नहीं थे कि फैसला मुख्तलिफ हो सके। तो मैं तो इत्तफाक करूंगा एतजाज एहसन साहब के तज्जिए से कि इस फैसले से नजरिया ज़रूरत जो है उसकी कोई ना कोई झलक जो है वो नज़र आती है। देखिए ना, दो जजों ने फैसला तो उनके खिलाफ दिया जी, लेकिन फिर एक जो बीच में कास्टिंग वोट है दूसरी तरफ गया और वो सियासी तौर पे इस वक्त सुरखरू हो गए हैं। हम कहते रहेंगे जेआईटी बैठेगी, अभी केस खत्म नहीं हुआ, पैनामा की बाज़गश्त होगी, लेकिन जेआईटीज़ जो यहाँ पे कारनामे करते हैं या जो वो जादू करते हैं वो हमें पता है। तो मेरा ख्याल है कि इनको सियासी लिहाज से वो जो ख़तरा था वो टल गया है। वो घंटी पैनामा की बजती रहेगी, इमरान खान छोड़ने वाले नहीं हैं, अगले इलेक्शन तक जाएगा, पर ये मार्का जो है जो हम समझ रहे थे मोहलिक साबित होगा वो नून लीग के लिए मोहलिक साबित नहीं होगा। वड़ाई साहब, नजरिया जरूरत आपको नजर आता है कोर्ट का इसमें जो एतजाज एहसन कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मैं तो इसे फेयर जजमेंट करार दूंगा। अच्छा, और उसकी रीज़न ये है कि जब दो जज इतनी आज़ादाना अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और ये दोनों सीनियर मोस्ट जज हैं और अगर 3 जजेस ने उनसे इख्तलाफ किया है उनकी सीनियरिटी के बावजूद, तो मुझे कोई शक की गुंजाइश नज़र नहीं आती। और ये पहले आपको पता है कि इस प्रोग्राम्स में जब सुबह नशरियात शुरू हुई तो मेरा उस वक्त भी ख्याल था कि स्प्लिट जजमेंट आएगी और ये जो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन है ये शायद मुमकिन ना हो। बाकी जो बातें हैं कि क्या इससे जजमेंट के सियासी असरात, सच्ची ये बात है कि ये इसके लिए मटेरियल तो मिल गया है इलेक्शन कैंपेन के लिए यार, लेकिन एक तरह से नून को वॉक ओवर भी मिल गया है। और मैं
जनाब अयाज अमीर साहब से इत्तफाक करूँगा कि JIT जो है वो हमारी हुकूमतें उनको मैनेज कर लेती हैं और कोई उससे बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल माइलेज इमरान खान को मिलने का इम्कान नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि कोई सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में कोई दरार आए तो नवाज शरीफ को धचका मिल सकता है, वगरना अब उनके सामने JIT वगैरह से नहीं होगा। हाँ, वगरना 2018 का इलेक्शन है और नवाज शरीफ का चढ़ता तूफान है और शहबाज शरीफ की हुकूमत है। अब इमरान खान को इमरान खान जो है वो कैंपेन चलाएं जोरदार और इस मटेरियल को पेश करें और शायद वो कोई 1970 जैसी तहरीक चला लें। जी हाशमी साहब। जी कामरान मैं मुल्तान में बैठा हूँ। ठीक है। तो मैं आज 57 दिन हो गए जजमेंट रिजर्व है और मैं 1 महीना से अपनी शाम की महफिल में बताता था कि स्प्लिट है 2 और 3 का। ये बात इतनी फैल गई थी यहाँ मुल्तान तक, ये जजेस ने फिर जजमेंट दी है। मैं सोहेल वड़ैच के साथ एग्री करता हूँ, इसको नजरिया ज़रूरत और तरीके से मैं कह रहा था, शायद मेरी बात को समझा जाए। ये जजेस की अपनी सोच थी, उनकी सोच थी, लेकिन उनको मालूमात कितनी मिलती हैं, इमरान खान कितनी मालूमात पहुंचाता है। नवाज शरीफ ने अपने ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए पर उन्होंने तो प्रोवाइड नहीं करने थे, अपना सफाई देने के लिए करते, लेकिन अपने ऊपर चार्जशीट भी वो करते। अदलिया ने फेयर तरीके से ये फैसला किया है, लेकिन ऐसी अदलिया के पास इस तरीके के फैसले लाना और फिर उसको इनकलाबी कोर्ट बना देना ये नामुमकिन था। राइट जी, कुछ कहना है? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इखलाकी घाव बहरहाल नवाज शरीफ को लगा है 2 जजेस की जजमेंट से, 2 जजेस की जजमेंट से, और ये इखलाकी घाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। कुर्द साहब, ये नजरिया जरूरत है कोर्ट का फैसला और इखलाकी घाव लगा है आपके नजदीक या नहीं लगा? आप एनालिसिस कर दें जरा। नहीं, मेरे नज़दीक तो लगा। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं इस वक्त बगैर प्रोटोकॉल के बिल्कुल अपने गाड़ी में या अपने छोटे डब्बे में घर आ रहा होता। गाँव तो लगा है, मगर सवाल पैदा होता है ये किस मुल्क की बात कर रहे हैं आप आया UK में, इंग्लैंड में बैठे, ये पाकिस्तान है। ये सही बात। सुबह शाम यहाँ बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, बेतहाशा बड़े बड़े वाक़यात होते हैं। अभी रिसेंटली हमारे बलूचिस्तान में वकला के ऊपर जो बेतहाशा एक हमारे जिस्म से हमारे खूबसूरत दोस्तों साथियों को काट कर ले गया, ये वही मुल्क है ना। उसके बाद पुलिस मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल पे तकरीबन 100 के करीब बच्चों को मारा गया, ये वही मुल्क है। और ये सुबह उसी मुल्क का, उसी फेडरेशन का हिस्सा है। आपके इंटीरियर मिनिस्टर इधर आए, किसी ने चौधरी निसार साहब को देखा यहाँ पे? आप गांव की बात करते हैं जी। राइट, ये मुल्क है। नहीं, आप मेरी बात। और इस मुल्क में अब अगर मैं, क्योंकि मेरी तरबियत बहैसियत एक सियासी वर्कर की हुई है, मैं जब भी बात करता हूँ मैं तो गरीब आवाम को देकर बात करता हूँ। मुझे ना तो मियाँ साहब से कोई ताल्लुक है, ना इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक है। रह गई बात रह गई इंटेलेक्चुअल होकर बैठना और सिगार पीकर बात करना, इस तरह हमें भी आता है। थोड़ी बहुत किताबें हमने भी पढ़ी और दुनिया के बड़े और इस मुल्क के बड़े बड़े मशहूर लोगों के साथ उठ बैठकर बात करने का सलीका भी हमें आता है। मगर उस आपके प्रोग्राम में मेरे बैठने का फायदा क्या अगर मैं गरीब की बात नहीं करूं? अब दोपहर को जब मैं 1:30 बजे अपने हाई कोर्ट से जब यहाँ आ रहा था तो सारे हमारे जो बच्चे थे सारे बेकरी के सामने वो जमा हुए। उन्होंने कहा कुर्द साहब आज फैसला आ रहा है, क्या आएगा? तो उसके साथ एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था, उसने कहा फैसला आ रहा है। बोला, उसने कहा कुर्द साहब आप घर इस इलाके में? मैंने कहा, कहता है कुर्द साहब इस वक्त इस इलाके में बिजली है? मुझे ख्याल है वाकई। मैंने कहा नहीं। कहते हैं कुर्द साहब इस इलाके में पानी हमेशा रोज़ाना पानी आपको मिलता है, साफ़ पानी मिलता है? मैं बगैर कोई जवाब दिए मैं आया। आप गांव की बात करते हैं। इस मुल्क में 60% से ज़्यादा गुर्बत है, इफलास है। इफलास कामरान साहब वो है कि आज अगर मैंने दोपहर को खाना खाया तो शाम को मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में कोई खाना नहीं है। क्या इंटेलेक्चुअल की आप बात करते हैं? इस मुल्क में
लाखों लोग इस मुल्क में कचरा चुनते हैं, कचरा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे जब वो वीडियो देखते हैं तो आदमी को रोना आता है। जो खाना वो खुद खा रहा होता है, उस खाने पे उसको शर्म आती है कि मैं इस घर में बैठ के ये खा रहा हूँ, और जो मैंने वीडियो आधा घंटे पहले देखी है वो कचरा उठा के खा रहा है। इस मुल्क में नौजवान लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद बेरोजगार फिरती है, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। खुदा की कसम, मैं आज कचहरी में था, वो बेरोजगार वो शख्स रो रहा था, उसने कहा खुदा की कसम हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। मैं पढ़ लिख कर जो है मैं समझता हूँ मैंने वक्त ज़ाया किया। इस मुल्क में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। आप कहते हैं मियाँ साहब को घाव लग गया। मियाँ साहब देखिए, आप मैं इसमें इस लिहाज से ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एक आईनी दरख्वास्त गई थी सुप्रीम कोर्ट में, मगर एक पॉलिटिकल क्वेश्चन के हवाले से गया था। उसके क्वेश्चन जो पिटीशन गई थी वो आईनी थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल था, मगर जो इसके इम्प्लीकेशंस है, जो इसके असरात हैं, वो पॉलिटिकल है। मैं यही कहता हूँ, राइट, मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिकल। साहब भी आपका पॉइंट बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आ गया, आपको जिस बात की मैं बड़ी कदर करता हूं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये पाकिस्तान के बहुत रियल इश्यूज हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। करप्शन भी ऑब्वियसली, वो बच्चे इसलिए सड़कों पर आए या स्कूलों से बाहर आए कि हमारे हुक्मरान जो है या मैनेज नहीं कर सके या वो करप्ट हैं, ये हो या दूसरे हो, ये तो फैसला कोर्ट ही करेगी। अभी जब करेगी हतमी फैसला। देखिए, मैं यही कहता हूँ जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, आप सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बैसियत वकील, मैं उसका सर, जिन मुल्कों में गवर्नेंस पैथेटिक होती है, फिर लोग कोर्ट्स की तरफ देखते हैं रिलीफ के लिए, इवन गवर्नेंस के इश्यूज पे भी। ये तो पैथेटिक सिचुएशन है पाकिस्तान की गवर्नेंस की ना, वो आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ ना जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का पार्ट एंड पार्सल हूँ, जी बिल्कुल, एक जिम्मेदार आदमी हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब पॉलिटिकल आदमी अपने क्वेश्चंस, जब सियासी लोग अपने क्वेश्चन जो अदालतों में लेकर जाएंगे तो सड़कें, इस मुल्क की सड़कें और गलियां तो वीरान हो जाएंगी। हर कामरान शाह साहब, हर रियासत एक पॉलिटिकल सोसाइटी होती है। पॉलिटिकल सोसाइटी, पाकिस्तान भी पॉलिटिकल सोसाइटी है, इंडिया भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी। इस पॉलिटिकल सोसाइटी को डेवलप करने, स्ट्रेंथ करने, इसको ताकत देने के लिए फिर दूसरे इदारे बनाए जाते हैं। जब आप दूसरे इदारे बनाते हैं तो जब वो इदारे मजबूत होते हैं तो उसके साथ ये पॉलिटिकल सोसाइटी नेशन की सूरत में, अवाम की सूरत में एक ताकतवर चीज बनती है। फिर इस अवाम के खिलाफ दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहरती। साहब आप ठीक कह रहे हैं, और अभी दिहाइयां लगती हैं सिचुएशन जानने में, आप जज्बात की बड़ी कदर करता हूँ। सुलेमान गनी साहब, इखलाकी घाव लगा है नवाज शरीफ साहब को? देखिए, पहली बात तो ये जी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आज़ाद है, खुद मुख्तार है, और स्प्लिट डिसीजन के हवाले से देखिए मेरी असेसमेंट मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त थी, और मैंने ये बात आपके प्रोग्राम में भी कही, मैंने 15 अप्रैल को भी कही कि जो डिसीजन आ रहा है वो 3-2 का आ रहा है। लेकिन बात यह कि जो लोग पाकिस्तान की अदालत उज़्मत से बहुत सारी तवक्कुआत लगाए हुए थे, देखिए एक हाइप क्रिएट की गई थी और गवर्नमेंट के खिलाफ की गई थी, और अब जो उस फैसले को मानने से इनकारी हैं। देखिए ये सारा रुझान जो है ये खसियानी बिल्ली खब्बा नोचे वाला है। लेकिन मैंने ये बात भी साथ कही थी कि इस फैसले के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आने की बजाय एक मुहाज़रे की कैफियत बढ़ेगी, और वह मुहाज़रे की कैफियत बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इस तरह अगर इन फैसलों को कबूल ना किया और मीठा मीठा हप और फीका फीका तू वाला रुझान, इससे अदारे कमजोर होंगे। मैं समझता हूँ केस खत्म नहीं हुआ, केस अभी चलना है। JIT के अंदर जो है तहकीकाती अमल आगे की तरफ बढ़ना है, ये वापस अपने पार्लियामेंट की तरफ जाए, अपने अदारों को मौसर बनाएं, और अहले सियासत का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल खुद इनकी सियासत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से कमजोर साबित होगा। मोहित साहब, ये तो खसियानी बिल्ली खब्बा नोचे वाली बात है जो बात कर रही है अपोजिशन इस वक्त। कोई इखलाकी घाव नहीं लगा, प्राइम मिनिस्टर जीत गए ये मुकदमा। जीत तो जीत होती है 3-2 से। मुझसे कह रहे हैं जी, आपसे कह रहा हूं डॉक्टर साहब, और एक ही डॉक्टर है हमारे पास पूरे पैनल में। देखिए कामरान साहब, मैं मुसलसल ये सुन रहा हूं, थोड़ा सा ही गलत डायरेक्शन में बात जा रही है। ये कोई कत्ल का मुकदमा नहीं है, मैं फिर बात दोहरा रहा हूं। ये एक पाकिस्तान के जो सबसे इंपॉर्टेंट सियासतदान हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये उनकी पॉलिटिकल करप्शन, उनके ऊपर पॉलिटिकल करप्शन का इल्जाम है, ये उसके हवाले से प्रोसीडिंग है, ये उसके हवाले से डिस्कशन है। उसमें यह कहना कि 3-2 का ये डिसीजन है, ये 5-2 का ये डिसीजन है, जिस किस्म
किस्म का डिसीजन है वो इस वक्त आपके सबके पैनल के भी सामने है, पूरी कौम के सामने है। जाहिर है सबको ये हक हासिल है कि उसको अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करे। मैं ये समझता हूं कि ये मर्डर केस नहीं, यहां अगर ये मर्डर केस होता, ये किसी की फाइन पेनल्टी का केस होता किसी बिजनेस कॉर्पोरेशन पे, तो आप कहते हैं कि 3-2 का फैसला, इसका फैसला क्लियर हो गया। ये करप्शन का केस है चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। यहां तमाम इखलाकी चीज इसी चीज को पॉइंट आउट करती है कि नवाज शरीफ साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। वो करेंगे नहीं, दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन उनकी इखलाकी हैसियत खत्म हो चुकी। राइट, तो आप इखलाकी घाव नहीं कह रहे बड़ाई साहब, जब वो करेंगे नहीं रिजाइन और करना भी नहीं चाहिए उनको, फिर देखें दो चीजें होती हैं, एक होती है इखलाकी हैसियत, एक होती है प्रैक्टिकल वायबिलिटी। प्रैक्टिकल कानूनी हैसियत भी अगर देखें अगर ये 2-3 का होता नहीं, कानूनी तो वो जीत गए फिलहाल। नहीं, कानूनी वो जीते नहीं है कामरान साहब, कानूनी वो जीते नहीं है। सबसे जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है, सुहेल साहब कथा कलामी माफ, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 5 जज साहिबान में से किसी ने भी नवाज शरीफ साहब को या उनकी फैमिली मेंबरान को एक्विट नहीं किया, किसी ने भी पिटिशन डिसमिस नहीं की, किसी ने भी ये पिटिशन वापस नहीं मुस्तरद कर दी और कहा कि इस पिटिशन के अंदर कोई मेरिट नहीं है। 2 ने कहा कि हतमी तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालिफाइड हैं इन्हीं इश्यूज के ऊपर, और 3 ने कहा कि क्या डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, हम 60 दिन में देखेंगे। और ये कहना भी बहुत ज्यादा जुमानी है, बिकॉज नवाज शरीफ साहब का जो इफेक्टिव केस था, जो उनका जो पूरा डिफेंस था, वो ये था कि हमने 1970s के अंदर पैसे यूएई भिजवा दिए गल्फ स्टील मिल के अंदर, वहां से हमने सेटलमेंट की और वहां से हमने इन्वेस्टमेंट की अल्थानी फैमिली के साथ कतर के अंदर, और उस सेटलमेंट के हिस्से में हमें लंदन के वो सारा वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करें। अब अगर तो इस स्टोरी को जरा सा भी माना जाता तो फिर इन्वेस्टिगेट करना ही कुछ नहीं। ठीक है आपका पॉइंट, तो आप कह रहे हैं कानूनी लिहाज से ये मुकदमा भी विन विन सिचुएशन नहीं है प्राइम मिनिस्टर। अगर इससे अखलाकी बुनियाद पर रिजाइन का मुतालबा किया जा रहा है तो पाकिस्तान की मौजूदा पोलिटिकल लॉर्ड में से कोई भी हुकूमत नहीं कर सकेगा। हारून रशीद साहब, इखलाकी घाव इतना नहीं लगा प्राइम मिनिस्टर को जितना के वो रिजाइन कर जाए? बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि बेशर्म अपनी मर्जी करे। अच्छा सर, बस इतना ही? अच्छा ठीक, इतना ही है ही कॉल, इतना नहीं कॉल तो इतना ही, मैंने कहा उसके आगे भी कुछ आपने बात करनी है। मुबारक ये है जी कि बेशर्म अपनी मर्जी करे। अच्छा, यानी 2 जजों ने कहा वजीर आजम ने क्राइम का इर्तकाब किया, मुस्तफी हो जाए। 3 ने कहा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और नतीजा क्या है? वजीर आजम सुरखरू हैं। क्या सुरखरुई है, इस पे उन्हें पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए। जब शर्म ना हो तो आदमी क्या करे? राइट, तो इस पे सुलेमान गनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक हदीस और भी है कि एक शख्स के झूठा होने के लिए यही बात काफी है कि वो सुनी सुनाई बात जो है वो लोगों तक आगे पहुंचाता फिरे। मैं नहीं कह रहा, ये आपकी अदालत उज़्मा के अंदर डिस्कस हुआ है। उन्होंने कहा कि इनके शवाहद जो है वो दुरुस्त नहीं थे, दोनों साइड से जो शवाहद आए हैं वो मुसद्दक़ नहीं थे। हो जाने कि ना जेटी पेश करने के सारे तो पेश करें ना, अच्छी बात है। ये मामला हारून साहब बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए ना, मुस्तरद तो नहीं किया गया, कम अज कम गलत हदीस तो न कोट कर गलत मौके पे हुजूर वाला इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया गया है जी, इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया गया है, और उसकी ये इंटरप्रिटेशन कि वजीर आजम सुरखरू हैं, तो इस पे आदमी क्या अर्ज करे? याज़मीर साहब, आप तो वैसे सुरखरू करने को तैयार नहीं है। नहीं, मैंने तो कर दिया। देखिए मैं तो ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये आप जो बात कर रहे हैं इखलाकी घाव जो है इसका इनका हुआ, आप किस कॉन्टेक्स्ट में इखलाकियात की आप बात कर रहे हैं? ये पाकिस्तान की तारीख में इनसे ज़्यादा प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक और कामयाब सियासतदान पाकिस्तान की तारीख ने जन्म नहीं दिया। सही बात है। इन पे कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगा? ये जो असगर खान केस, एक 2 नाम मैं ले रहा हूँ, उसमें किसी अदालत ने इनको क्लीन चिट दे दी कि इन पे कुछ नहीं है, वो है इल्ज़ाम अभी तक है, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मॉडल टाउन केस जो है आपके शहर में हुआ, वहाँ की कोई क्लीन चिट इनको मिल गई है या नहीं है? वहाँ पे वो 14 लोगों की जो अमवात या लाशें हैं उनका कोई जवाब नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पूरा हुदैबिया पेपर मिल्स, वो मनी लॉन्ड्रिंग, वो इसाक डार साहब का पता नहीं कितना लंबा वो बयान। इसाक डार साहब कहते हैं
45 वो पेजेस का बयान दे के कहते हैं ये वो तो ज़बरदस्ती लिया गया था। आप पूछ लें जिन्होंने वो इंटेरोगेट, तो इन पे ये इखलाकियात वाली बात जो है ये सादर होती नहीं है, इससे कोई इनको फ़र्क पड़ता नहीं है। ये मुबारकबादें दे रहे हैं अपने आप को, लेकिन इससे फ़ायदा उठा के मैं एक आपसे इजाज़त चाहूँगा। जी प्लीज़ बताइए। उठने की इजाज़त मांगेगा क्योंकि फिर आपने पूछना नहीं, फिर आपने बारी देना नहीं है। बताएं। मैं यकीन कर बैठा था कि मौजूदा माहौल में फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आएगा। मैं गलत साबित हुआ, लेकिन मैं दाद देना चाहता हूं अपने जो हमारे साथी हैं। डिफाइन कर दें कौन की बात हो रही है। सलमान गनी साहब और सुहेल वड़ैच साहब, ठीक है, और साद रसूल साहब, ठीक है। इन्होंने फैसले से पहले एनालिसिस करके वो जो बेंच एनालिसिस करके इन्होंने यही फैसला बताया कि 3-2 का होगा। मैं यकीन नहीं कर रहा था, मैंने कहा, मैं दिल में सोच रहा था खामखा की ये बातें कर रहे हैं। मैंने कहा 3 किस तरफ होगा, मैंने कहा 3 किस तरफ होगा। इन्होंने कहा कि इन्होंने 3 जो है वजीर आजम के हक में होगा। मैंने कहा ये खामखा की वो बातें कर रहे हो, लेकिन ऐसा ही साबित देखेंगे। वो तो हाशमी साहब से अगर रब्ता कर लेते आप 50 दिन पहले, तो वो तो 50 दिन से कह रहे हैं मुल्तान में। ये असेसमेंट हारून साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप फिर मैं जाऊंगा हाशमी साहब के पास। जी हारून साहब। नहीं, ये मैं एक बात कि ये कोई इतलात नहीं थी, नहीं, लेकिन हाशमी साहब के पास भी तो एनालिस्ट नहीं, उनके पास लगता है इतलात थी। और एक आखिरी बात, एक मिनट हारून साहब सुनिए बात। जी हारून नहीं था जी, 3-2 का फैसला ये नहीं था, ये बाद में हुआ है। आप जरा गौर तो फरमाइए, वो कह रहे थे सदियों तक याद रखा जाएगा, ये सदियों तक याद रखा जाएगा। ये जस्टिस अजमत सईद साहब ने आई थिंक रिमार्क्स दिए थे, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन अब वो जरा दूसरी तरफ है हमारा एक लिहाज से। वैसे ये फैसला जो है जिस किस्म का, ये सदियों तक याद किया जाएगा कि इतने शवायद होते हुए ये फैसला आया है, ये वाकई सदियों तक याद किया। कामरान साहब एक छोटा सा पॉइंट जो जरूरी है वो ये है कि क्योंकि हम इस फैसले का एक सियासी पस मंजर भी देख रहे हैं और इखलाकियात की भी बात हो रही है, तो इसका जो सियासी पस मंजर तो बहुत से हो सकते हैं, लेकिन इसका जो एक रियल टैंजिबल सियासी पस मंजर है वो ये है, या इसका जो सियासी इफेक्ट है अब ऑनवर्ड्स, वो ये है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने इसके अंदर डिक्लेयर किया और अपनी तरफ से डिक्लेरेशन दी कि नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालिफाइड हैं और सादिक रमीन नहीं है। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब प्रिजाइडिंग चीफ जस्टिस होंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जब नेक्स्ट इलेक्शन हो रहा होगा। तो उनकी चीफ जस्टिसशिप के दरमियान में ऐसे टाइम पे जब जुडिशरी बड़ी रेलेवेंट होगी, इलेक्शन पिटिशंस के लिहाज से भी, रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिहाज से भी, और वैसे भी बड़ी रेलेवेंट होगी इलेक्शन सिनेरियो के अंदर, इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब ऐसे होंगे जो ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये पॉइंट आ गया। जुल्फिकार ने मिथु साहब के पास जाऊंगा, बड़ी माजरत मैं लेट आया आपके पास। मिथु साहब 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो पाकिस्तान में GITs जो बनती हैं बेसिकली उनका फ्यूचर हमें कुछ ज़्यादा अच्छा नजर नहीं आता, वो उसी तरह ही बनती है, बनने के बाद जो है वो उनका रिजल्ट कोई निकलता नहीं है, कोई माजी अच्छा नजर आता है। और दूसरा ये कि ये जो इन्होंने डाला है सिक्योरिटी एक्सचेंज वाले बंदे को बीच में, तो ये किस तरह ये एनालिसिस करेगा और क्या कर सकेगा ये 18वें 19वें ग्रेड के ऑफिसर्स प्राइम मिनिस्टर को काउंट कर सकेंगे? ये हिस्ट्री क्या कहती है? मिथु साहब। साथ है मेरे। जी शुक्रिया कामरान साहब, शुक्रिया। असल में मैंने अभी बात की है SCCP में और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में FBR में इस फैसले के आने के बाद, तो उनके बहुत आला सतह पे जो अफसरान हैं उन्होंने मुझे जो बात समझाई है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको गोशगुजार करूँ। देखिए, इसमें 2 इशूज़ हैं। एक इशू तो ये था कि जो पैसा यहाँ से गया और फिर गल्फ स्टील मिल 1973 में दुबई में लगी, ये पैसा यहाँ से जो अपनी ट्रेल शुरू होती है पाकिस्तान से दुबई तक की, इसका कहीं पे जिक्र नहीं है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो ये पता चलाए कि ये पैसा किस चैनल से गया, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त ये 1973 की बात हो रही है, उस वक्त 1947 का फॉरेन एक्सचेंज एक्ट जो है वो पाकिस्तान में लागू था, जिसके तहत ये था कि $1 भी पाकिस्तान से बाहर स्टेट बैंक की स्पेशल इजाजत के बगैर नहीं जा सकता था। तो ये नवाज शरीफ फैमिली को बताना पड़ेगा कि क्या किस लॉन्च के जरिए वो पैसा दुबई गया था, किस अयान अली ने ये पैसा वहां पे ट्रांसफर किया था, या वो खुद ले
किए गए थे, क्योंकि स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में मेरे जराए कहते हैं कि इस किस्म की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है जो ये साबित कर सके कि यहाँ से पैसा किस चैनल से या किसी लीगल चैनल से गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली नहीं दे सकेगी, और इसकी जो सजा है उसी 1947 के रेगुलेशन, करेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत वो 2 साल कैद और जुर्माना है, और उसके अलावा वो करेंसी भी जब्त होगी जो पकड़ी जाएगी, और दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। तो 2 साल बहुत ज्यादा है, 2 मिनट तो बड़ी खतरनाक बातें बता रहे हैं आप, डिस्क्वालीफाई कर सकती है। दूसरी बात जो आपने पूछी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो वो तो ये जो पनामा लीक्स की कंपनियां हैं, जो ऑफशोर कंपनियां हैं, वो तो उसका पता ही नहीं लगा सकते, वो पूछ ही नहीं सकते उनसे कि उस दौर के, क्योंकि 1991 में जो मियां नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट थी, वहां पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट आया था उसमें लिबरलाइजेशन ऑफ करेंसी कर दी गई थी। उसमें ये इजाजत दे दी गई थी कि जितना मर्जी पैसा आप बाहर ले जाएं, क्योंकि ये 2006 और 4 की बातें हैं जो फ्लैट्स हैं लंदन वाले, तो ये तो कानून के मुताबिक नहीं पूछे जा सकेंगे। इसलिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बिल्कुल जो नुमाइंदा होगा उसके हाथ में कुछ नहीं होगा। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस मनी ट्रेल का पाकिस्तान से गल्फ स्टील मिल की क़याम तक 1973 का जो फैसला है, जो मनी ट्रेल का जो चैनल है, रिकॉर्ड है, वो वहां से ढूंढने की कोशिश करेगा, जो को आप कह रहे नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। हाशमी साहब ये बता दीजिए, अब पाकिस्तान की सियासत जो है आज के बाद लोग कहते थे चेंज हो जाएगी, लेकिन वो चेंज किस तरह होगी, अगर हुई भी है चेंज, किसके हक में ये सियासत जाती हुई आपको नजर आ रही है? नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब या जरदारी साहब, आपकी नजर में? देखिए, पहली बात मैं अर्ज करूं, ये तजिया फरमा रहे हैं कि पैसे लेके दिखाएंगे। भाई, जो लोग पाकिस्तानी बाहर हैं, जो अरबों रुपए के कारोबार कर रहे हैं, यहाँ से तो वो 2 जोड़े कपड़े लेके जाते हैं और वहाँ बड़ी बड़ी वहाँ पे वो खड़े कर देते हैं प्लाजे, और नवाज शरीफ के अलावा सबकी मौजूद हैं। तो ये वो पैसा पाकिस्तान से कैसे लेके गए थे? पाकिस्तान से ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है उन पाकिस्तानियों की, ये जवाब वो दे लेंगे, वो आपसे ज़्यादा समझदार है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आने वाली सियासत में नहीं, मेरा जो मैंने कहा है, मेरा कहना सही है। अल्लाह के हुक्म से इसको आप वैसे टांट करें तो करें, लेकिन आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ आपकी मर्जी है, टांट कर लें। भाई, जो आदमी बैरून मुल्क गया है, एक जोड़ा कपड़ों का, बाद में 10 उसकी वहाँ फैक्ट्रियाँ हो जाती हैं। तो ये मैंने कहा है, मैं तो नहीं कर रहा, मैंने कहा कि अगर उन्हें जवाब देना पड़ेगा वो कई जवाब तलाश कर लेंगे। ये जो सख्त मरहला था ये उनका गुजर गया है, मेरे ख्याल में ये सख्त मरहला गुजर गया है। आगे जो है इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के लिए तैयारी की जा रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि 2018 के इलेक्शन में अभी इमरान खान ने तैयारी की नहीं है, पार्टी बनाई नहीं है। आसिफ जरदारी साहब का वजूद पंजाब में साथ में कहीं है भी नहीं है। तो इसलिए इस वक्त जो रास्ता है फ्यूचर का आप कहते हैं वो मुस्लिम लीग का होगा। अगर मजीद गलतियां करेंगे, ये नहीं मैं कह रहा, मैं वो ऐसा एनालिसिस कर नहीं सकता, लेकिन अपेरेंटली आने वाला दौर जो है वो मुस्लिम लीग का है। इमरान खान अगर छोटी सी अपोजिशन पार्टी भी बन सके, सीटों को कामयाब करा सके, पॉपुलर है, हीरो है, करिज्मेटिक है, लेकिन वो अपनी पार्टी को नहीं चला सकता। बदकिस्मती यही हुई है, लोगों को मायूसी हुई है, तो उन्होंने फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ ही जीतेगा। आज इमरान खान ये ताकत पैदा कर चुका होता कि हम हैं, हम मुतबादिल हैं, लेकिन मुतबादिल के तौर पर वो इमर्ज नहीं कर सके। जरदारी को लोग कबूल नहीं करते, तो किसके पास होगी क़यादत मुस्लिम लीग के सिवा? राइट सर, बड़ा एनालिसिस आपने कहा। डॉक्टर मोहित से मैं कहूंगा कि सर इस पर जरा डॉक्टर मोहित साहब कोई एनालिसिस तो करें कि फ्यूचर मुस्लिम लीग नून का भी है इस फैसले के बावजूद, जिसको आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ आया है, लेकिन हाशमी साहब उसी की बुनियाद पर कह रहे हैं कि फ्यूचर लीग का कोई फैसला उनके खिलाफ नहीं आया और अगले 60 दिन में भी वो साबित कर देंगे बाहर के सोर्सेज जराए से कि जी दोस्तों ने पैसे दिए थे और इस तरह वो चीजें खरीदी गई। डॉक्टर मोहित साहब देखिए कामरान, अगर नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान वाले और उनके वकला जो थे, बहुत एक्सपेंसिव वकला उनके थे, जो हमें पता चला कि बहुत ही महंगे वकला थे, सेपरेट सेट ऑफ वकला थे।
वो अगर अभी इस पूरी इतनी लंबी प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ऐसे शवाहिद नहीं रख सके, और जो मैक्सिमम इमेजिनेशन उनकी थी वो कतरी खतूत थे, जो उन्होंने सारे शवाहिद रखे वो ना सिर्फ कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माने बल्कि पूरे मीडिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, तमाम इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोगों के लिए वो मजाक का बायस बन गए। आपने सुना होगा कि अब खतूत गालिब की जगह खतूत कतरी जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे और हर किस्म के जोक्स जो हैं उस पर होते रहे हैं। तो वो इसकी सारी रिलायंस तो फिर नवाज शरीफ साहब की पूरे ख़ानदान की अब ये होगी कि एक इंतहाई कमज़ोर, लूड़ा लंगड़ा, डरा हुआ एक कमीशन हो, जिस कमीशन की बाजू पकड़ के उससे एक और फैसला जो है वो हासिल कर लिया जाए। मैंने जब शुरू से कमेंट किया इस प्रोग्राम में और सुबह से कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये ठीक है कि पाकिस्तान में तो कभी भी चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ फैसला आ नहीं सकता। अगर कोई समझता है कि आ सकता है पाकिस्तान में तो मैं उससे आज का फैसला देख लिया आपके पाकिस्तान में नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा फैसला है आज का। जी बिल्कुल ठीक। कुर्द साहब, मेरे ज़हन में अभी भी एक सवाल आया है और बड़ा लीगल सवाल है, मैं चाहता हूँ आप भी उसको रिस्पॉन्ड करें। जो ज़राए आमदन बताए नवाज शरीफ साहब ने, जिस पे बादिउल नज़र में कोर्ट ने उस तरह बिलीव नहीं किया जिस तरह नवाज शरीफ साहब के वकला चाह रहे थे, अब GIT के आगे क्या उससे मुख्तलिफ ज़राए वो बताएंगे? तो अगर मुख्तलिफ ज़राए बताएंगे तो ये खुद ही मुतज़ाद नहीं हो जाएगा उनके अपने स्टैंड के खिलाफ जो उन्होंने उससे पहले ज़राए बताए? बीइंग अ लॉयर, अगर आप दूसरी साइड के लॉयर हो, नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट लॉयर हो, तो अगर वो अब ज़राए में डाइवर्जन लाए हो, ये तो ज़राए मानने से उन्होंने इनकार कर दिया बादिउल नज़र में, तो वो कतरी लेटर के अलावा कुछ और ही देना पड़ेगा ना। तो फिर जब वो लेके आएंगे तो क्या पहले वो झूठ बोल रहे थे या गलत कर रहे थे बात, या अब वो सच बोल रहे हैं? ये सवाल नहीं उठेगा? एज अ लॉयर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप उनको प्रोसिक्यूट करें। जी कामरान शाहिद साहब, आपने ऐसे कानूनी एक बैसियत एक लॉयर के मुझसे बात पूछी है, इसीलिए जो मैं बात कहूँगा वो कानून के हवाले से। लेकिन जितना भी मवाद उनके पास था, जिसको मटेरियल कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पेश किया, पिटिशनर्स ने भी और उसके जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने भी। अब चूंकि GIT बनी और उसमें मियाँ साहब और उनके साहबजादों को पेश होना है, ये वो वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी पेश होगा। वो रिकॉर्ड बिल्कुल उसको डिस्कार्ड नहीं किया गया, वो रिकॉर्ड को बिल्कुल रिकॉर्ड से उठाकर बाहर फेंका नहीं गया। उसके साथ साथ ये सहूलत भी है मियाँ साहब और उनके बच्चों के लिए, दूसरों के लिए, कि वो और भी कोई ऐसी मटेरियल जो उस वक्त उनके पोजीशन में ना हो, अब वो कह सकते हैं कि अब ये कागजात और ये डॉक्यूमेंट। जब उन्होंने एक बार ये कह दिया कि ये जो फ्लैट है इस तरीके से मिले थे, वो अल्थानी ग्रुप के साथ करके इन्वेस्टिगेट करके के साथ इन्वेस्टमेंट करके पार्टनरशिप करके उसको उन्होंने उस तरह रीइंबर्स किया, बेरर चेंज हुए, उससे उन्होंने फ्लैट खरीदे, फ्लैट शुरू से उनके पास थे, कतरियों की मलकियत थे। अब इससे किस तरह वो रिवर्स कर सकते हैं? और ये जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा अदालत को, तो इससे जब वो डिविएट करेंगे तो वो तो खुद कंट्राडिक्ट कर देंगे अपने बयान को। नहीं कामरान साहब, देखिए जो बेसिक उनकी प्ली है वो ये जो अभी आपने फरमाया है, ये बेसिक प्ली है। इससे डिविएट करने का तो उनके पास कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और ना ही कोई, जैसे भी उन्होंने बताया, बहुत ही महंगे उनके कौंसल थे, वकला थे, उसमें कोई शक नहीं। और वकला बहुत ज़हीन लोग होते हैं, ऐसी कोई मामूली बात नहीं। हर चीज़ को पेश करने का एक खूबसूरत अंदाज होता है। ये सारा मुल्क जो है, ये सारी दुनिया में जितने भी आप देखते हैं मैन्युफैक्चर जो भी चीज़ें पे वो होते हैं, वो खूबसूरत, जो शख्स किसी भी चीज़ को खूबसूरत अंदाज में पेश करने का फ़न जानता है वो कामयाब है, और इसमें वकला भी मेरे ख्याल में बड़े कामयाब लोग हैं। तो इसलिए ऐसे जो बेसिक उनकी प्ली है उसको डिविएट करके नहीं जाएंगे, उसके ऊपर मजीद डॉक्यूमेंट्स लाएंगे। जो कामरान साहब, इसमें इस तरह है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने और जो शवाहिद उन्होंने अदालत के अंदर पेश किए हैं, उस हर शवाहिद के नीचे के साथ एक स्टेटमेंट लगती है, एक ऊपर एप्लीकेशन लगती है जिसके ऊपर एक ओथ वेरिफिकेशन स्टेटमेंट होती है। जो स्टेटमेंट वकील सिर्फ नहीं साइन करता बल्कि साइल उसको साइन करता है कि मैं ऑन ओथ कह रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट मैंने दी है या ये जो मैंने शवाहिद दी हैं ये कानूनी है, ये बरहक है, एंड आई स्टैंड बाय इट। इस वजह से वो उनसे कोई भी अदालत के अंदर दिए हुए डॉक्यूमेंट से कोई बंदा मुकर नहीं सकता, अनलेस कि वो कहे कि मेरे से जबरदस्ती कराया गया, जिस तरह इसहाक डार साहब कह रहे हैं। अब जो रियल सवाल है वो ये है कि JIT के सामने वो उस तरह के तमाम शवाहिद पेश कर सकते हैं जो कि गैप्स फिल करें।
इस तरह के शवाहिद भी पेश कर सकते हैं जो उनकी इसी के अंदर ही करेंगे ना, फिर मैं कहूं उसके अलावा तो नहीं कर सकते। तो जो इस बात को इनहांस करे, इस तरह का कोई शवाहिद वो ये कह सकते हैं जी कतरी जो हमने कैश हाथ में दिया, अगर अदालत ने वो रिजेक्ट किया तो कहेंगे अच्छा जी हम डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं कि हम उसी का डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं जी, या उसी की हम कैश हाथ में देते हुए की तस्वीर खींच के दिख रही है। अच्छा हारून साहब ये बताइए, चेंज नहीं कर सकते। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात हुई, हाशमी साहब ने कहा कि अब फ्यूचर मुस्लिम लीग नून का है क्योंकि तहरीक इंसाफ ना जो है मुतबादिल के तौर पे मर्ज की और जरदारी साहब जो है वो नहीं पार्टी चला सके, उनका इम्पैक्ट नहीं है। आप बीइंग एनालिस्ट एग्री करते हैं कि इस फैसले के बाद खास तौर पे फ्यूचर मुस्लिम लीग नून का है नेक्स्ट इलेक्शन में? जब इस स्टेज पे ये कोई हतमी तौर पे राय देना मुश्किल है। देखिए, देखेंगे कि पब्लिक ओपिनियन कैसे रिएक्ट करती है। और इसमें एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि 2 सीनियर जजों के कहने के बाद और इस उमूमी तासुर के बाद कि शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग का और करप्शन का इर्तिकाब किया है, तो क्या पब्लिक ओपिनियन इसे एक्सेप्ट करेगी? अब इसमें एक जो सोहेल बड़ाई साहब हमेशा कहते हैं वायबिलिटी का मसला है। अगर तहरीक इंसाफ अपनी तंजीम बेहतर बना ले, अपने उम्मीदवार बेहतर बना ले, ठीक उम्मीदवार पेश करे, जरदारी साहब का तो किस्सा पाक हो चुका पंजाब में कम से कम, और 2 और सूबों में भी, सिर्फ सिंध में है। और वो कोई वर्किंग ग्रुप बनाए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वो नज़र आए कि वो एक प्रैक्टिकली डिलीवर करने वाली पार्टी हैं और पख्तूनख्वा में अपनी कामयाबियों को उजागर करे, तो सूरत हाल बदल भी सकती है। सलाहियत उनकी कम है, इस पर मैं जो है एग्री करता हूं कि उनकी सलाहियत कम नजर आती है। पार्टी की तंजीम अच्छी नहीं है, गिरफ्त नहीं है इमरान खान साहब की, लेकिन अभी से ये दावा करना मुश्किल है। जो कुछ हाशमी साहब कह रहे हैं ये तजवीज़ से ज्यादा इनकी ख्वाहिश है। ठीक, गनी साहब आपकी क्या ख्वाहिश है? देखिए, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आए, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करे, यहाँ पर गवर्नेंस होनी चाहिए, यहाँ पर मौसर एहतसाब का कोई सिस्टम होना चाहिए। जहाँ तक इंतखाबी अमल की बात है, इंतखाबी कैंपेन शुरू हो चुकी है गैर एलानिया, और ये हाइप जो है ये क्रिएट की गई। PMLN के इस फैसले देखिए, बात मुझे तो इलेक्शन सिर्फ होता ही पख्तूनख्वा में नजर आ रहा है, क्लियर है। सिंध जो है पीपल्स पार्टी के पास जाएगा, असल इलेक्शन जो होगा वो पख्तूनख्वा साहब ऐसे ही इतना ही सीधा साफ मामला है, साफ स्लेट नहीं, इतना तो सीरियस नहीं है, लेकिन ये बड़ा, जी मैं आ रहा हूं सर आपके पास, बड़ा सीरियस ब्लो है पीटीआई के। एक लफ्ज कहना चाहता हूं, जी जी, एक लफ्ज ये हारून रशीद साहब को बताना चाहता हूं कि मैं शायद मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ूं। ख्वाहिश नहीं, वो मेरा तजरिया है। हो सकता है मैं तो इलेक्शन में मुखालफत में लड़ूंगा मुस्लिम लीग के, तो ये ख्वाहिश कहाँ गई? बिल्कुल ठीक है, हारून साहब को जवाब आ गया होगा। जी मुझे जी बड़ाई साहब, बात यह है कि बावजूद इसके कि 2 जजों की जो जजमेंट है उससे मॉरल ब्लो लगेगा नवाज शरीफ को, लेकिन प्रैक्टिकली जो ब्लो है या धचका है वो पीटीआई को लगा है, और अगले इलेक्शन के लिए नून की राह हमवार हो गई है। और पीटीआई के लिए मसला ये है कि वो मजीद 5 साल इंतजार नहीं कर सकते। आप 60 दिन की जेटी को फंक्शन होता हुआ नहीं देख रहे? नहीं, ये फंक्शन आप कहते हैं इसका रिजल्ट। देखिए, सवाल यह है कि पहले तो जो जजेस की तरतीब है मुझे इसमें तब्दीली होती नजर नहीं आती, क्योंकि कोई इनमें से जज रिटायर नहीं हो रहे, और अगर फैसला दोबारा भी हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा कोई तब्दीली उसमें आएगी। तो इसलिए ये फैसला तो यूं समझे कि ये आ गया है। अच्छा। हाँ, उसकी इंक्वायरी जरूर होगी, लेकिन इंक्वायरी बड़े निचले लेवल की। आपका क्या इस पर राय है? मैंने एक दफा पहले भी आपको मुबारकबाद दी थी कि आपने 2018 का फैसला सुना दिया वो एक प्रोग्राम में। बड़ाई साहब ने नहीं, वो आप एक और आपका प्रोग्राम था और कोई यहाँ बैठ के उन्होंने 2018 का फैसला सुना दिया था कि उसमें तो नून लीग जीत रही है। अब ये हैरानकुन बात है कि 1.5 साल पहले या साल से कुछ ज्यादा पहले आप एक इलेक्शन के बारे में कर दें। आज आपको पहले इलेक्शन की ये जजमेंट नहीं सुना दिया मैं आप देखिए, हैरल्ड विल्सन ने कहा था कि सियासत में 7 दिन भी जो एक हफ्ता भी है बहुत लंबा वो होता है। मैं खुद कैंडिडेट था 2008 के इलेक्शन में। दिसंबर 15 को ऐसे लगता था कि हर चीज काफ लीग के हाथ में है। अच्छा। बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हुई, यकसर सूरत हाल बदल गई। अगर उस असैसिनेशन के बावजूद अगर इलेक्शन की जो पुरानी डेट थी जनवरी 8 वो रहती
असैसिनेशन हो गई होती फिर भी काफ लीग ने इलेक्शन जीत जाना था पंजाब में। अच्छा, डिले हुआ, इलेक्शन फरवरी में चला गया और पता नहीं कहां से लोड शेडिंग का एक दौरा आ गया, अंधेरा छा गया पंजाब में, सर्दी जो है बहुत ज्यादा उस साल पड़ी और आटे का बहरान हो गया। और 18 तारीख को, सर आप कैसे कह सकते हैं एक साल पहले? सर वो कह रहे हैं अगर आज इलेक्शन हो जाए, वो ये कह रहे हैं। सर आज की इलेक्शन पर 2018 की इलेक्शन आज तो नहीं हो, वो तो आज नहीं होगी। सोहेल बड़ैच साहब बात कर रहे हैं 2018 कामरान साहब मैं और सर ऐसे कभी नहीं। मोहित भाई अगर इजाजत दें, 10 दिन की लोड शेडिंग हुई है, 10 दिन की लोड शेडिंग हुई है, इससे आपको कोई असर नहीं? आपने देखा कि लोगों की सोच पे। उसके बाद मोहित साहब, हारून साहब जी, बड़ा साहब जल्दी। असल बात यह है कि जब आप तज्जिया करते हैं तो आज के नहीं करेंगे ना, और आज यूं सूरत हाल लग रही है, हो सकता है कल आपकी बात डॉक्टर मोहित साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर मोहित जी। कामरान जी कामरान साहब देखिए, नवाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ साहब का जो होल्ड है पंजाब के पावर डायनामिक्स पे और सेंटर के पावर डायनामिक्स पे वो बड़ा मजबूत है। इसलिए अगर सुहेल वड़ाइच साहब ये कोई कहता है कि उनके बहुत मजबूत चांसेस हैं, या गनी साहब कहते हैं इलेक्शन जीतने के, तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। और यही जो पावर डायनामिक्स है वो कोर्ट्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। हमारी जो फिक्शन है टेलीविजन डिस्कशंस में, हमें थोड़ा सा एनालिस्ट बनने की ज़रूरत है। अदालतें खास करके जो सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इस किस्म के मैटर्स में, वो कभी किसी वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करती। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतनी प्लूरलिटी नहीं है। अगर यहाँ पर 15-20 प्रोविंसेस होते, मुख्तलिफ स्टेट्स होती, जिस तरह अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव उतना ताकतवर ना होता। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को चूंकि 50 स्टेट्स थी, कैसे यूएस कोर्ट ऑफ अपील ने 45 मिनट के डिसीजन में उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे उनकी अपील जो थी जस्टिस डिपार्टमेंट की खत्म कर दी। वहां थोड़ी सी लॉजिक पे बात हुई थी 3-4। तो हमारे यहाँ चूंकि वो ढांचा नहीं है, हमें इसको मद्देनजर रखना चाहिए। हम अगर ये चीज नहीं करते, हम इंसाफ के भी लेक्चर करते हैं, हमसे अवाम रेस्पेक्ट करती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी हारून साहब कुछ कह रहे हैं, कुर्द साहब को भी लेना है मैंने, गनी साहब को। जी हारून साहब कुछ कह रहे थे आप? नहीं, ये जो सिर्फ पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे ना, बल्कि पख्तूनख्वा में भी क्यों होंगे, एक ऑर्डिनेंस नाफिज करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान आइंदा 50 साल के लिए वजीर आला मुकर्रर। ये हैं ख्वाहिशें, ये तज्जिए नहीं है, इसको तज्जिया नहीं कहा जाता। ये जो दिल मायल है ना हुकूमत की तरफ, ये उसका नतीजा है। दिल मायल आपको महीने से ज्यादा की पेशीन गोई, मेरी अर्ज सुने, 3 महीने से ज्यादा की कोई अच्छा नजूमी पेश गोई नहीं करता। और यहाँ हमारे पास सियासी हमारे तजियाकार जो हैं वो 1.5 साल बाद के बारे 13 महीने बाद के बारे में बता रहे हैं कि सिर्फ पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो गए। तो ये ख्वाहिशात हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये तजिए नहीं है। जी गनी साहब देखिए, बात ये है कि हारून साहब, ये आज तक की सूरत हाल की बात हुई है, और जो सूरत हाल नज़र आ रही है अभी, याद साहब ने जैसे कहा कि लोड शेडिंग है, कि 10 दिन की लोड शेडिंग के असरात हम ये देख रहे हैं कि तलागंग का ज़िमनी इलेक्शन हुआ है और लोड शेडिंग थी, और वहां पर जो 7-8 हज़ार से 2013 में जीती हुई सीट वो मुस्लिम लीग नून ने 25,000 से जीती है। और मुझे नहीं पता वो ज्यादा बेहतर खुदा का खौफ करें, कभी सिटिंग गवर्नमेंट हारी है एक देही इलाके में, लेकिन बाद में इलेक्शन में सिटिंग गवर्नमेंट 12 सेक्रेटरी वहां बैठे हुए थे, 12 होती है। आपकी तो बड़ी एक्सेस है, आपकी तो बड़ी एक्सेस है। जरा जाइए सेक्रेटेरिएट में, 12 सेक्रेटरी वहां बैठे हुए थे, और आपको पता है हमजा साहब क्या करते हैं, और शहबाज साहब क्या करते हैं, और नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं, और चौधरी कैसे खरीदे जाते हैं। ये आपके साथ अयाज अमीर साहब बैठे हुए हैं। शुक्र है पैनामा केस का कि लोगों को बाहर, चकवाल से बाहर को तलगंग का नाम जो है जबान पे आ गया, और हर एक कोई नवाज शरीफ साहब से लेके ये तलगंग में कल इलेक्शन हुई, ये हुई। जुनाब अली वहां पे जैसे ये कह रहे हैं, वहां पे आधी पंजाब हुकूमत बैठी रही थी, उसने वहां पे मोर्चे लगाए हुए थे। कई बार हमजा शहबाज वहां गए, जो मुंह से कोई कहता था वहां पे वो करके वो सारा कुछ कर रहे थे। पीटीआई के कैंडिडेट ने मुश्किलात के बावजूद उस इलेक्शन में 50,000 वोट लिए हैं। सर ज़िमनी इलेक्शन में आप इतने वोट नहीं लिया करते, यहाँ पे ये जो है, मैं तो कहूंगा वो 50,000 वोट जो पीटीआई ने लिया खतरे की घंटी है इनके।
बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का। याद अमीर साहब ने कल कहा था पार्टी इज ओवर, लेकिन ये उन्होंने कहा था नवाज शरीफ साहब के हवाले से, लेकिन अभी ये लग रहा है कि पार्टी इज नॉट ओवर नवाज शरीफ साहब के हवाले से। 60 दिन जीआईटी इस काबिल होगी वो जीआईटी के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये ट्रांसमिशन व्यूअर्स यहाँ ख़त्म होती है। इंशाल्लाह 8 बजे अपने रेगुलर प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। जब तक ये ज़रा फैसला भी देख लूँगा ताकि मजीद आपकी और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकूँ। मुझे दीजिए इजाज़त।